जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। मेरे साथ मेरे बचपन के साथी कमर चीमा साहब हैं और हम डिस्कस करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। चीमा साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, बहुत शुक्रिया मेजर साहब। और सबसे पहले तो पूरी दुनिया में जो लोग दिवाली मना रहे हैं, सबको दिवाली मुबारक। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको भी बहुत बहुत मुबारक चीमा साहब। हैव अ हैप्पी एंड सेफ दिवाली। और मेरा पहला सवाल, मैं जो पाकिस्तानी मीडिया में अक्सर सुनता हूं, अक्सर फॉलो करता हूं चीमा साहब, मैंने एक ये बात देखी है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब ये जो लबैक वालों का जो धरना खत्म हुआ, ये बहुत अच्छी बात थी, बाल बाल बच गए, ये मुल्क के लिए बड़ा अच्छा हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज हो गया और ये जो लोग हैं ये दोबारा खड़े हो जाएंगे, सरकार ने अपने घुटने टेक दिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं चीमा साहब, सच्चाई क्या है लबैक के धरने की? व्हाट इज द ट्रूथ? देखिए मेजर साहब, जो सिचुएशन यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, टीएलपी को लेकर के, देखिए, जो मुझे समझ आती है और जो मैंने एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स समझता हूँ, जो बेस होती है पॉलिटिकल लीडरशिप की या किसी भी मुल्क की, या जो जो आपको पावर देता है किसी भी गवर्नमेंट को, वो होती है पार्लियामेंट। हमारे लीडरशिप ने, वो कोई भी हो, वो पीपल्स पार्टी हो, पीपल्स पार्टी तो कदरे बेहतर है वैसे, इसमें मैंने पहले ही उनका नाम ले लिया, पीएमएलएन एंड पर्टिकुलरली इमरान खान साहब, इन्होंने अपनी बेस जो पार्लियामेंट है उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया है। ये समझते हैं कि हम इतने पॉपुलर हैं, हमें कोई परवाह नहीं है, और जब आप पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे और आप बंद कमरे में बैठ के लॉन्ग टर्म फैसले करेंगे, रियासत के, मुल्क के ऐसे फैसले जो मुल्क के सोशल फैब्रिक को इन्फ्लुएंस करेंगे, मुल्क के ओवरऑल आउटलुक को असरअंदाज करते हैं, तो फिर मामलात खराब होते हैं। इमरान खान साहब ने भी इसी तरह किया है कि उन्होंने इस सारे प्रोसेस में पार्लियामेंट को इग्नोर किया। इस तरह की सिचुएशन में इमरान खान के लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये नवाज शरीफ के लिए भी 2017 में था, ये 2018 में भी था, ये 2020 में भी था, ये 2021 में भी है। तो ये कोई नई चीज तो नहीं है। सो ये एक नेशनल इश्यू था जिसको पार्लियामेंट के फोरम में एड्रेस करने की जरूरत थी, लेकिन बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो हमारे यहाँ पे है, इमरान खान बाकी लोगों से बात नहीं करते, टीएलपी के बारे कोई फैसला नहीं लिया जा सका। अभी पोजीशन ये है कि इमरान खान कह रहे हैं कि मैं बात करूंगा, डायलॉग करूंगा, जबकि फैसला कर लिया है। ये लोग वापस चले गए हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि व्हेन वन हैज ए कैपेसिटी, इंटेंशन कैन चेंज ओवरनाइट। हमारे फॉर्मर जनरल आर्मी चीफ कियानी कहा करते थे कि, और एंड दैट यूज्ड टू बी अबाउट इंडिया, और उसकी कुछ डॉक्ट्रिन के हवाले से, दैट वाज अबाउट कोल्ड स्टार्ट, मुझे याद है। सो सिमिलरली कि इनके पास कैपेबिलिटी तो है, इंटेंशन कभी भी बदल सकती, जब मर्जी कहीं हमने जाना है, इनको कौन रोक सकता है। एंड अबव ऑल उनके पास जो स्लोगन है कि जी खत्म नबूवत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो स्लोगन, दैट इज क्लोज टू एवरीवन। आप टीएलपी के हों, आप टीएलपी के ना हो, इससे तो कुछ ताल्लुक ही नहीं है। अगर फ्रांस में कार्टून बनेंगे, हॉलैंड में कहीं बनेंगे, कुछ इस तरह का होगा, तो एक नेचुरल सेंटीमेंट है जिसको वो कैश इन करते हैं, और वो सड़कों पे आ जाते हैं और वो लोगों को मारते हैं, वो पुलिस वालों को भी मारते हैं, वो कत्ल भी कर देते हैं। एंड स्टेट इज लिटिल। सो द प्रॉब्लम इज, Pakistan was good enough in fighting terrorism, but Pakistan is facing challenges in fighting extremism और इस तरह के जो illiberal किस्म की सियासी जमातें हैं जो do not understand the constitution and they do not understand. So चांस ये है कि इनको ये कहा तो गया है कि ये जाएंगे और वापस नहीं आएंगे, और गारंटीज दे रहे हैं, और उलमा भी इसमें से है, लेकिन you just can't trust because the track record of 5 years is in front of us. जैसे प्रॉफिट मोहम्मद साहब के जो खाके बनाए थे, गुस्तखाना खाके, तो क्या आपको ये नहीं लग रहा था चीमा साहब कि थोड़ा सा पाकिस्तान को या इमरान खान की सरकार को फ्रांस के साथ भी इंगेज करना था, वहां पे अपने बंदे भेज के वो खुद मिलते, खुद उनको इनवाइट करते, खुद चले जाते, न्यूट्रल वेन्यू पे मिलते? बिकॉज ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, जहां जहां पे मुसलमान है दुनिया में, जो प्रॉफिट मोहम्मद की रिस्पेक्ट है या उनकी इज्जत है, ये तो सारे मुसलमानों का मसला है, 1.5 1.6 बिलियन मुसलमानों का। और अगर पाकिस्तान ये चाहता है और पाकिस्तान में इतनी फीलिंग्स थी इस चीज को लेके, तो उन्होंने फ्रांस के साथ एंगेज करके फ्रांस को एजुकेट क्यों नहीं करा? मतलब देखिए, खुद लाहौर में अपनी बसें जलाना या अपनी बिल्डिंगें जलाना, अपने खुद के पुलिस वाले जो कि खुद मुस्लिम हैं, जो कि खुद जिसको खुद कहते हैं कि हम गुलाम रसूल हैं, जो खुद कहते हैं कि हम नमाजी हैं, उन लोगों को मार दिया क्योंकि फ्रांस में हजारों किलोमीटर दूर किसी ने गुस्तखाना खाके बनाए थे।
ये लॉजिक किसी ने समझाने की कोशिश नहीं करी चीमा साहब, या फिर इमरान खान सरकार ने एंगेज करने की कोशिश नहीं करी फ्रांस को कि साहब ये हमारे जो है ना ये टच पॉइंट्स हैं, आप इनको थोड़ा सा समझ लें, बाकी चीजों पे बातचीत हो सकती है पाकिस्तान के साथ, ट्रेड के ऊपर, न्यूक्लियर डील के ऊपर, एंगेजमेंट्स के ऊपर ऊपर नीचे हो सकता है, इकोनॉमी के ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मैंने नहीं देखा कि आपकी तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से, मेरा कहने की मुराद है कि कोई ऐसी एंगेजमेंट हुई हो फ्रांस के साथ या वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ कि बॉस ये इस्लामोफोबिया के बीच में तो बोल देते हैं लोग, बीच बीच में इमरान खान साहब भी वो निकाल देते हैं, एक दो छोड़ देते हैं, लेकिन ये कंस्ट्रक्टिवली फ्रांस के साथ एंगेजमेंट क्यों नहीं हुई चीमा साहब? देखिए ये देखिए ना, इन्होंने क्या किया कि इमरान खान साहब बस वो अभी थोड़े दिन पहले भी यही कह रहे थे कि मुझे सारे लोग कहते हैं कि तुमने पहले जिंदगी के मजे ले लिए और जिंदगी के आखिर में आके हमें इस्लाम बेच रहे हो। कह रहे हैं कि मुझे मेरे रिलीजियस अफेयर्स का मिनिस्टर कह रहा था, ये अभी थोड़े दिन पहले एक रहमत अल्लाह आलमीन कॉन्फ्रेंस में वो खुद कह रहे थे। प्रॉब्लम ये है मेजर साहब कि इमरान खान साहब जो है वो खुद सेल्फ जो है वो हिमसेल्फ जो है वो मजहब कार्ड को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं और उनकी हर तकरीर में मजहब का सहारा लेते हैं। वो उनको दुनिया ने, जब वो ऑपोजिशन में थे तो हमें वेस्टर्न डेमोक्रेसी की बातें सुनाते थे, जैसे हुकूमत में आए तो उन्होंने हमें ये मजहब की बातें सुनाना शुरू करी, बीजिंग जाते हैं तो चाइनीज मॉडल की बात करते हैं। The problem lies कि what is a Pakistani model? This is what we want to hear from him. And above all, ये जो आपने फ्रांस की बात की है, इमरान खान साहब के टेन्योर में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में जो एक मेजर ब्लो हुआ पाकिस्तान को, वो ये है कि पाकिस्तान ने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया दुनिया के साथ। देखिए, हमने यूरोपियन यूनियन, नेटो, आईसैफ और अमेरिका के साथ अफगानिस्तान में पिछले 18 साल मिलकर काम किया। हम उनके पार्टनर थे, नॉन नेटो अलाय थे। हमने क्या किया, दिस वाज द टाइम टू रीप द बेनिफिट्स। ये अब दुनिया के साथ इंगेज होने का वक्त था। अभी भी सब अमेरिका, दुनिया के जितने लोग यहां से निकले हैं वो सब हमें फोन करके थैंक यू कह रहे हैं कि आप लोगों ने हमें एग्जिट में अफगानिस्तान में मदद की। हमने क्या कर लिया, हमने उन्हीं के साथ जंग छेड़ ली, हम इस्लामोफोबिया में लड़ाई लड़ रहे हैं। अब अच्छा, मजे की बात यह है कि इमरान खान साहब सऊदी अरब जाते हैं, वो दुनिया में कहीं और जाते हैं, वो जहां जाते हैं इस्लामोफोबिया की बात करते हैं। ओआईसी में एक डे रख दिया इस्लामोफोबिया का, उससे मगरब मजीद अनॉय हुआ है, फ्रांस अनॉयड है। पाकिस्तान के सदर कोई बात कर देते हैं कि जी वो फ्रांस में ये क्यों कानून बना है, उन्होंने हमारे चार्ज डे फेयर को बुला के पूछा जी आपने ये क्यों कहा। सो पॉइंट ये है कि हमें जो चीज डायलॉग करना चाहिए था वो हम अपनी आवाम को फीड कर रहे हैं चीजें, वो मजहबी चीजें फीड कर करके उसका नुकसान ये हो रहा है कि वो अवाम के अंदर एक पैसिव रेडिकलाइजेशन होती है, जो वो लोग हो ही जा रहे हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हमें दुनिया के साथ डायलॉग करना। भाई डायलॉग करने के लिए आपको पेरिस जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो टू लंदन, और दुनिया आपकी आपकी बात सुनेगी। लेकिन पहले आप थोड़ा फाइनेंशियली एंगेज हो, डिप्लोमेटिकली एंगेज हो, लेकिन सिर्फ मजहब कार्ड बेचोगे, मजहब की बातें सुनाओगे, वो तो सऊदी अरब वाले भी नहीं सुनते, वो तो मिडिल ईस्ट वाले भी सुनने को तैयार नहीं है। जब फ्रांस में हमले होते हैं वो तो बड़ी बड़ी अखबारें छापते हैं फ्रांस के हक में। हमने अपने इमरान खान साहब ने डिस्कनेक्ट कर लिया, और उनका कोई यूरोप का विजिट नहीं है पिछले 3 सालों में, आप उठा के देख लें। ही डिडंट विजिट यूरोप, मेरे ख्याल एक दफा वो कहीं स्विट्जरलैंड गए थे। सो ओवरऑल उनकी उनकी जो अप्रोच है वो बड़ी डिफरेंट है और बड़ी समझ से बाहर है। नहीं तो चीमा साहब, एक बात मुझे ऐसा क्यों लगता है, एंड प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग चीमा साहब, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जब इमरान खान बात कर रहे होते हैं, चाहे वो बीबीसी से बात करें, चाहे वो सीएनएन से बात करें, किसी भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बात करें, कुछ भी करें, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ही इज एड्रेसिंग द तहरीक इंसाफ वर्कर। वो कहीं से बात करें, वो यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पे बात करें, मुझे एज अ न्यूट्रल ऑब्जर्वर या एज एन इंडियन मुझे फीलिंग नहीं आती कि वो दुनिया को एड्रेस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो उनकी जो कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो पीटीआई के कारकुन हैं, वो उनको एड्रेस कर रहे हैं, उनको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका अंडरलाइंग जो डोमेस्टिक, जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज या कोई भी ऐसी चीज होती है जिसपे इमरान खान के वो एंड में घूम फिर के वो चीज आ जाती है उसमें, जिससे कि लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी को, और वो भी जरूरत है फॉर अ पॉलिटिशियन, एवरीबॉडी डज इट सर। मतलब कोई दुनिया में ऐसा कोई लीडर नहीं है, क्योंकि लीडर्स को एंड में चुनाव जीतना है, इलेक्शन तो जीतना ही है लीडर्स को, हारा हुआ थोड़ा ना बन जाएगा प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ऐसा क्यों लगता है, क्या मेरा ये लगना ठीक है कि मेरा एनालिसिस गलत है? देखिए वो जारी बात है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी और उन्हें यूथ पे बड़ा खेले हैं वो।
उन्होंने पिछले 15, 20, 25 साल यूथ के ऊपर पॉलिटिक्स की है कि जी मैं आपको मुस्तकबिल दूंगा। वो नेशनलिज्म की बात करते हैं, वो रिलीजन की बात करते हैं, यूथ की बात करते हैं, क्रिकेट की करते हैं। और अभी उन्होंने ये बिलियन ट्री सुनामी, ये जो दरख्त वगैरह एक पहले $1 बिलियन लगाया और अभी 10 बिलियन लगा रहे हैं। वो इन चीजों की वो 4-5 उन्होंने देश बनाए हुए हैं, इसी के ऊपर वो रहते हैं। और इसी के ऊपर, और दूसरा अकाउंटेबिलिटी उनकी थी। अकाउंटेबिलिटी तो उनकी चली नहीं है, क्योंकि वो आए थे तो हमसे बता के कि मैं करूंगा अकाउंटेबिलिटी करूंगा नवाज शरीफ की, इनको जेलों में डालूंगा वो, लेकिन वो इनके हाथ से ही निकल गए। वो इन्होंने खुद फैसला किया है कि नवाज शरीफ को लंदन चले जाना चाहिए। सो द पॉइंट इज कि ये जो उनकी बेस है वो यही 5-6 चीजें हैं, इन्हीं के ऊपर यूथ सबसे इंपॉर्टेंट। देन फिर वो मजहब का सहारा लेते हैं, और इसको मिक्स करके, एक ब्लेंड करके वो लोगों के सामने लेके आते हैं। और देन ये जो चीजें हैं ये इमरान खान को, बिकॉज हमने थोड़ा सा इमरान खान को डिफरेंट देखा था। हमने कहा यार देखो बंदा आया, ही इज प्रोग्रेसिव, ही अंडरस्टैंड्स वेस्ट, ही विल बी कनेक्टिंग अस विद द वेस्ट, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है। एक तरफ उनकी जब स्टेज लगा होता था तो पीछे लिखा होता था या कनाबदो व या कनस्ताइन, ने कुरान की आयत लिखी है और वो बोलते भी ऐसे थे। बीच में डांस शुरू हो गया, बीच में गाने लग गए। तो इट वाज अ सॉर्ट ऑफ कि यार ठीक है, जो वेस्ट एंड ईस्ट को मिलाएगा, जिसकी थोड़ी कनेक्टिविटी देगा। लेकिन हुआ यूं कि जैसे ही वो आए, इसमें पावर में आए, और उनके गवर्नेंस चैलेंजेस हुए, फाइनेंशियल चैलेंजेस हुए, तो ही ओनली बैंक्ड ऑन रिलीजन। फिर वो मजहब पे आ गए और मजहबी इकदार और वैल्यूज और इन चीजों को डिस्कस करना शुरू कर दिया। पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड, पीपल जानना चाहते हैं कि भाई आज मुझे चीनी किस तरह मिलेगी, घी किस तरह मिलेगा। लोगों के छोटे मसले हैं, वो अपनी उस बेस से बाहर नहीं निकल रहे और लोगों को मजीद उसमें लेके जा रहे हैं। ही इज वेरी मच कॉन्फिडेंट, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है। दुनिया क्या सोच रही है, इट डजंट मैटर, व्हाट ही वांट्स टू सेल, ही इज सेलिंग दैट। नहीं तो चीमा साहब, कुछ जो उनका कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है, कहीं ना कहीं डिसइल्यूजनमेंट, कहीं ना कहीं सवाल जवाब। क्योंकि जो पीटीआई का, जो खान साहब का जो कोर वोटर है, खान साहब का बहुत एक लेट्स से जज्बाती 25 साल का नौजवान है, लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, जो लेट्स से लाहौर में रहता है, खान साहब का बड़ा जबरदस्त सपोर्टर है। उसने भी तो किराने की दुकान से जाके घी तेल खरीदना ही है सर, उसने भी तो मार्केट रेट देना है, उसको स्पेशल प्राइस तो मिल नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसी सेंसिंग है कि कुछ डिसइल्यूजनमेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉरेन पॉलिसी है, आपने खुद बोला है कि भाई 3 साल से वो यूरोप नहीं गए, छोड़ के एक आधा बार अगर स्विट्जरलैंड गए हो तो। यूरोप से आपका जीएसपी प्लस वाला मामला है जिसके ऊपर ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन कमेंट कर चुका है, दैट इज हैंगिंग इन द बैलेंस। यूएस के साथ मतलब थोड़ा सा वो चल रहा है, मामला चल रहा है। मैं नजम सेठी साहब का कमेंट्री सुन रहा था, वो चिड़िया बोलती है ना नजम सेठी साहब की, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बोलते हैं कि चिड़िया ने, मेरी चिड़िया खास खबर लेकर आई है। नजम सेठी साहब का भी यही एनालिसिस था कि जो आपको $4.2 बिलियन का जो असिस्टेंस मिला है, लोन मिला है, जो भी कह लें उसको, 3 बिलियन एक तरफ और 1.2 बिलियन एक तरफ अलग से, वो ऑयल का जो है डेफर्ड पेमेंट्स वाला मामला, वो भी ये कह रहे हैं कि दैट इज बिकॉज ऑफ द वेरी गुड रिलेशंस दैट पाकिस्तानी आर्मी हैज विद सऊदी अरेबिया। उसमें ये नजम सेठी साहब का एनालिसिस मैंने खुद सुना है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों उनको वो इग्नोर विलफुली क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहले एक आध बार कोई बंदा करे मुझे समझ में आता है, ये लगातार अब तो मोर देन 50% ऑफ हिज टर्म हैज बीन कंप्लीटेड सर। 3.25 साल तो होगा खान साहब को, अब ज्यादा वक्त तो नहीं बचा है उनका। तो ऐसा क्यों जानबूझ के? क्या ये चाइना का कोई प्रेशर है? आप मुझे बताएं, क्योंकि मैं इसके पीछे जो वजूहात है वो जानना चाहता हूं। कर रहे हैं वो आपको पता है, मुझे भी पता है, दुनिया को पता है, क्यों कर रहे हैं मैं आपसे जानना चाहता हूं। जी मसद क्यों कर रहे हैं मतलब क्या? इसकी ये वेस्ट को जानबूझ के इग्नोर क्यों कर रहे हैं चीमा साहब? हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए इसमें 2-3 चीजें, वो जो 25 साल वाला वोटर था ना मेरे साहब, वो 28.5 का हो गया। अब वो थोड़ा जवान हो गया, उसको नौकरी चाहिए, उसको ही वांट सम वर्क, उसको वो मतलब इज नो मोर, वो लॉलीपॉप पे गुजारा नहीं कर सकता ना, उसको बहुत लॉलीपॉप, उसको काम चाहिए। अब जो ये जो 4 पॉइंट देखिए, पहले हमारी रिलायंस होती थी मगरब पे, वेस्ट पे और मिडल ईस्ट पे। मिडल ईस्ट पे आज भी उतनी रिलायंस है, एंड थैंक्स टू द मिलिट्री। वो हमें, हमारा एक इतना अच्छा रिलेशनशिप मिलिट्री ने स्टैब्लिश किया हुआ है, बिकॉज मिलिट्री इज द गारंटर हियर फॉर दिस एनवायरनमेंट, फॉर बेशक वो डेमोक्रेसी, वो सब चीजों की। और वो मिडल ईस्ट वाले भी बड़े स्मार्ट है, उनको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो परमानेंट पावर है वो पार्लियामेंट के अंदर जरूर मौजूद है, लेकिन क्योंकि बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल रीजंस हमारे जो अनइलेक्टेड ऑफिसेज हैं, दे एंजॉय दैट पावर एंड वो डील करते हैं। और इमरान खान साहब को जो बेसिक पहले फंडिंग चाहिए थी, पैसा चाहिए था, वो तो हमारे जनरल बाजवा साहब ने हेल्प आउट किया था उनको इन फाइनेंशियल लेने में। सो अभी भी वो रिलेशंस मेंट करने में भी उनका काम है। अब प्रॉब्लम यह है कि वो यूरोप की तरफ क्यों नहीं जा रहे?
इमरान खान को मैंने शुरू में सोते हुए सुना था जब वो आए थे पावर में, उन्होंने कहा जब मेरे पास कुछ होगा तो मैं दुनिया के साथ इंगेज करूंगा ना, मेरे पास कुछ है ही नहीं है, मैं कैसे जाके उनके साथ इंगेज करूं, मैं कैसे काम करूं। सो उन्होंने अपने आप को बेसिकली डिस्कनेक्ट कर लिया हुआ है, बिल्कुल अपनी उन ग्राउंड्स के ऊपर डिस्कनेक्ट कर लिया हुआ है अपने आप को दुनिया के साथ, फॉर नो रीजन, किसी रीजन के बगैर उन्होंने डिस्कनेक्ट कर लिया हुआ, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। और अभी आप देखें कि मिडिल ईस्ट से ताल्लुकात ठीक हुए, फिर खराब हुए, उन्होंने पैसे वापस मांग लिए, उन्होंने कहा जी हम 3 अरब देंगे, फिर 2 अरब देके वापस मांग लिए, फिर उन्होंने मलेशिया ना जाने दिया, फिर वो और अभी अभी अरब्स को ये पता है कि भाई जिस तरह अमेरिकन बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं और कतर अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रख रहा है, यूएई अपनी कर रहा है, तो हमें पाकिस्तान के साथ मजीद इंगेजमेंट करनी चाहिए। और पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि हमें फाइनेंशियल फ्लो चाहिए, हमें आईएमएफ कह रहा था, तो हमें वो पैसा मिल गया, वी गॉट। सो प्रॉब्लम इमरान खान साहब का ये है कि वो समझते हैं कि शायद मेरे पास जब कुछ होगा, मेरी इकोनॉमी बेहतर होगी, तो मुझे फिर बाहर जाना चाहिए। लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमें फॉरेन रेमिटेंस आ रही है, हम पहले ही बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं, हम उनको प्रमोट करना चाहिए था, वो घर से निकलते नहीं है। अभी ग्लासगो कॉन्फ्रेंस हुई है, वो नहीं गए। सो उनके एक इनवर्ड अप्रोच है, लुकिंग इनवर्ड, ये सबसे ज्यादा खतरनाक लग रही है। और ये शायद दिस इज एम्बेडेड इन हिम। और जो कि बड़ी अजीब, वो सेंट्रल एशिया बहुत जाते हैं, ये नहीं, उनको ये नहीं पता मैंने कहीं नहीं, वो सेंट्रल एशिया बहुत जाते हैं, लेकिन वो कहीं और दुनिया के किसी खित्ते में नहीं जाते, ये ज्यादातर गए भी हैं तो मुस्लिम ममालिक के ट्रिप ही करते हैं। जी। एक चीमा साहब, मैं आपसे बात पूछने लगा था, ये काफ़ी इंडिया में भी डिस्कशन हुआ है और पाकिस्तानी मीडिया में भी डिस्कशन हुआ है। ये जो कश्मीर से अभी फ्लाइट चली है श्रीनगर से शारजा, और ऐसा सुनने में आ रहा है, देयर इज़ नो, आई मीन अभी सरकार ने कोई अनाउंसमेंट नहीं करी, बट दे आर सेइंग कि अभी यहाँ से लंदन भी फ्लाइट जाएंगी और कोलालमपुर भी जाएंगे। ये अभी तो ये एक जिसको कहते हैं इन्फॉर्म्ड र्यूमर, अगर मैं बोल दूं इसको, इफ आई मे पुट इट दैट वे, इन्फॉर्म्ड र्यूमर है। हो सकता है हो सकता है ना हो, मुझे नहीं पता। अच्छा, तो दो बातें हैं इसमें। पहली चीज तो इसको पाकिस्तान में कैसे देखा जा रहा है, और दूसरी चीज मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि ओवरफ्लाइट जो परमिशन दी है आपने, कि बिकॉज देर इज नो वे, पाकिस्तान को बिना क्रॉस करे आप कैसे पहुंच जाओगे शारजा। हाँ, अगर आपको श्रीलंका जाना है फिर आपको पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, अगर आपको दूसरी तरफ जाना है, आई मीन फार ईस्ट की तरफ जाना है, तब आपको पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको वेस्ट की ओर जाना है तो देयर इज नो अदर वे। अगर आप इवन इफ यू गो टू पंजाब एंड ऑल दैट, हमारा बॉर्डर देख लीजिए, वहां से भी जाना है विदाउट गोइंग थ्रू पाकिस्तान, देयर इज नो अदर वे। तो ये कैसे अचानक क्या हुआ ये कि और इसके इसके हमारे यहां भी, इंडिया में भी सर, सॉरी मैं थोड़ा सा लंबा सवाल कर दिया चीमा साहब, इंडिया में भी इसके ऊपर हमें अचानक एक दिन हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी गए वहां पे, अचानक एक दिन अनाउंसमेंट हुई, बोला जी फ्लाइट चल रही है, वो तो और चल गई फ्लाइट, वहां पहुंच गई, इवन वी डिडंट नो, इट जस्ट हैपेंड ओवरनाइट। ये हुआ कैसे, पाकिस्तान ने कैसे अलाउ कर दिया, क्या इसके पीछे स्टोरी है? देखिए, नॉर्मली यहाँ पे मेरे साथ पाकिस्तान के अंदर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं या जो हमारी हुकूमत है, वो फॉरेन पॉलिसी इश्यूज के ऊपर नहीं बताती। और हमारा जो मीडिया है वो भी फॉरेन पॉलिसी को इतना लंबा चौड़ा कवर नहीं करता जब तक उनको बताया ना जाए कि क्या करना है। वो ज्यादातर जो है ना वो डोमेस्टिक में इंगेज रहते हैं। सो ये शारजा और श्रीनगर की फ्लाइट हुई है, किसी को पता ही नहीं यहाँ पे। दुबई ने इतनी इन्वेस्टमेंट कर ली, उन्होंने कहा जी हम अरबों डॉलर अरबों रुपए लगाएंगे कश्मीर में, किसी को पता ही नहीं है यहाँ पे, किसी ने बात ही नहीं की। और मजे की बात यह है कि जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा था तो इंडिया ने बड़ा कहा जी कि ये तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी, इंडिया का एक मौकफ है कि जी ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी से गुजर रहा है, क्यों गुजर रहा है। अच्छा, हमने कोई नहीं दुबई से बात की कि भाई आप लोग क्यों वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो तो मकबूजा कश्मीर है। हम आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर बोलेंगे, बट हमारी जो चॉइसेस हैं वो बहुत हमारे पास कम है। हम वी आर सो मच डिपेंडेंट ऑन इवन द मिडिल ईस्टर्न वर्ल्ड, वो हमारे वीजे बंद कर देते हैं, वो हमें हम वी गेट अ लॉट ऑफ रेमिटेंस फ्रॉम द यूएई। सो वो कैसे वो हमें हम अपनी वो उनको फोर्स कर सके। वो उन्होंने हमारे कहने के ऊपर, जो कि रियलिटी है, उन्होंने हमारे कहने के ऊपर, जो मैंने सुना था, आई थिंक उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास नहीं बुलाया था ओआईसी का। हम कहते रहे, फिर शाह महमूद ने कहा कि हम मलेशिया चले जाएंगे, हम कोई ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म दें, इस पे भी वो नाराज हो गए। सो प्रॉब्लम ये है कि
हमें तो यहाँ पे मुझे नहीं पता, मैंने नहीं कभी देखा टीवी पे या सोशल मीडिया पे। मैं खुद बोलता हूँ इस पे, आई मीन वेरी मच वोकल के पाकिस्तान शुड हैव स्पोकन टू दुबई गवर्नमेंट कि भाई क्यों आप पैसा लगा रहे हो वहां पे, दैट इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। जब इंडिया कश्मीर और गिलगित पे बात करता है तो हम क्यों नहीं कर सकते दुबई के साथ? हमें करनी चाहिए थी, लेकिन हम नहीं कर पा रहे, ये एक हमारी शॉर्ट कमिंग है। और जो ओवरफ्लाइट की आपने बात की, मुझे नहीं पता, लेकिन ऑब्वियसली मुझे इतना पता है कि ओवरफ्लाइट से भी काफी पैसे पूसे मिलते हैं। तो हमें, क्योंकि वी आर यू नो कैश स्टार्व्ड नेशन, पैसा चाहिए बहुत ज्यादा, तो शायद इससे भी कोई पाकिस्तान का ये मौकफ होगा। मैंने एक आधी खबर इस पे पढ़ी थी वैसे, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि देखें ये अंदर खाते क्या फैसला हो गया। एक है जी नेशनल सिक्योरिटी रीजन, कि जी वो इंडिया, फिर दूसरा गुस्सा है, तीसरा जी हम नहीं जाने, नहीं करना। फिर बाद में बंदा ठंडे दिमाग से सोचता नहीं यार इसका तो फायदा हो रहा है, सो इससे क्या गुजर जाएगा अगर इंडियन जहाज गुजर भी जाए ऊपर से, या कोई दुनिया के और जहाज भी जो गुजर जाए। अभी वो अगले दिन वो देखे ना उन्होंने क्या कहा है CNN वालों ने, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान कह रहा है कि हम तो ऑलरेडी, हम हमारे साथ मुआहदा कर लें कि आपने ओवरफ्लाइट करनी है पाकिस्तान से। वो कह रहे हैं वो तो हम पहले ही कर रहे हैं, तो लेकिन हमसे जरा मुआहदा कर लें। तो ये जो चीजें हैं, हम फॉरेन पॉलिसी पे हमारा मीडिया ग्रिल नहीं करता। जो फॉरेन पॉलिसी के जो हमारे फोरम्स हैं, जिस तरह के हमारी जो नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी फॉर फॉरेन अफेयर्स या सेनेट की है, आई हैवंट हर्ड कि कभी कोई मीडिया पे बात आई हो या उन लोगों ने कोई इस तरह बड़े पैमाने पे बात की हो। सो फॉरेन पॉलिसी इज नॉट अ बिग टॉपिक फॉर देम अनटिल अनलेस कि हमारे ऊपर ना कोई गिर जाए चीज आके। द मीडिया डजंट टॉक ऑन दैट। नहीं, मैं पाकिस्तानी मीडिया को इतना ब्लेम भी नहीं करूंगा चीमा साहब, हमारा खुद का मीडिया बात नहीं करता। हम तो 1 महीने से आर्यन खान ने सवेरे क्या खाया, उसने शाम को कौन से कपड़े पहने, हमें आर्यन खान से फुर्सत नहीं है। तो ये जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के जी तो बहुत बात करता है आपका मीडिया जी कश्मीर पे, वो तो शुक्र करे आर्यन बीच में आ गया, लेकिन आपका जी मीडिया कश्मीर पे बहुत बात करता है। हमारा मेरी बड़ी इन पे कंप्लेंट रहती है कि ये जी डोमेस्टिक ज्यादा डिस्कस करते हैं, ये इंडिया कश्मीर रीजन को ये डिस्कस ही नहीं करते। मतलब मेरी एक व्यू है। आप पाकिस्तानी मीडिया से मुराद है आपकी? जी 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 जी। जी जी तो अब ये एक बात बताइए चीमा साहब, एक इंसिनुएशन है, एक जिसको कहते हैं कि एक लोग फिंगर पॉइंटिंग करते हैं एक किस्म की, और मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप दुनिया पे, पूरी दुनिया पे स्ट्रेटेजिक अफेयर्स पर नजर रखते हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के ऊपर आपकी गहरी नजर है। लोग कहते हैं कि जैसे मौलाना फजलुर रहमान टाइप के जो लोग हैं, राइट, या PDM टाइप का एक पूरा एक बना हुआ है मामला, ये स्विच ऑन स्विच ऑफ का मामला, लोग कहते हैं कि स्विच ऑन स्विच ऑफ है। जब कुछ लोगों को लगता है कि आना चाहिए सड़क पे, तो अचानक सर आउट ऑफ थिन एयर, मतलब कि 10 लाख बंदे, इंडिया की पॉपुलेशन चीमा साहब 1.3 बिलियन है, 130 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है, 10 लाख बंदे सड़क पे लाना सर हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। ये पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो हमसे 1/5 है, वहां पे चुटकी बजा के 10 लाख बंदे कैसे आ सकते हैं? दिस आई वांट टू नो फ्रॉम यू, ये स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला मामला क्या है? कि जब अभी देखिए मौलाना साहब चुप बैठे हैं, ठीक है, ही इज सेइंग नथिंग, ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे, वो कल फिर बोल देंगे मैं गुजरावाला से लॉन्ग मार्च चला रहा हूं, वो कुछ नहीं पता जी, सड़क पे आ जाएंगे बंदे। ये कैसे पैदा होते हैं बंदे, कहां से आते हैं, कैसे आता है? आर देयर पावर्स इन्वॉल्व? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं इसमें इंडिया का भी हाथ है, इंडिया ने भी पैसे दे रखे हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं पाकिस्तानी आर्मी का हाथ है। ये मामला क्या है, आपका क्या तजिया है इसमें? देखिए, मैं ये जो मौलाना फजलुर रहमान वाली स्टोरी है ना, मेरे साथ ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान के पास थी एक ग्राउंड खेलने वाली, KP खैबर पख्तूनख्वा एज ए प्रोविंस। इमरान खान ने 2013 से वो ग्राउंड छीन ली है। अब वो 2013 में भी जीत गए, वो 2018 में भी जीत गए, और लग ये रहा है उन्होंने 2023 भी जीत जाना है। जो खैबर पख्तूनख्वा का प्रॉब्लम है ना, ये मैं आपको मौलाना फजलुर रहमान की सियासत बताना चाहता हूं। असल में मौलाना फजलुर रहमान तो PMLN का फायदा उठा रहे हैं, ठीक है, कि वो मेन स्ट्रीम पंजाब की पार्टी है। मौलाना फजलुर रहमान एक पेरिफेरी की पार्टी है इन KP, इन बलोचिस्तान और इन नॉर्दर्न जो अपर सिंध वगैरह, अर्बन सिंध वगैरह कहीं के उनके थोड़े है। अब मौलाना फजलुर रहमान से ये हुआ कि इन्होंने, मौलाना फजलुर रहमान हार गए। KP का खैबर पख्तूनख्वा का प्रोग्राम ये रहा है कि वो या तो मौलवियों को वोट देते थे या वो नेशनलिस्ट को वोट देते थे। इमरान खान इज समवेयर इन बिटवीन। इमरान खान मजहब भी बेचता है, इमरान खान नेशनलिज्म भी बेचता है, वो दोनों चीजों में। और फिर इमरान खान की इमेज है वो करप्ट भी नहीं है, और वो एब्सोल्युटली नो भी थोड़ी बहुत कह लेता है, जो कि बाकी उस तरह नहीं कह लेते। वो जो पॉइंट है वो लोगों को बड़ी अट्रैक्ट की, यार ये बंदा करप्ट भी नहीं है, इसको लेकर इमरान मौलाना फजलुर रहमान परेशान है कि मेरे पास मदरसा की पावर है, मैंने इतना कुछ किया और मुझे उन्होंने फारग कर दिया।
ये जी लाया जा रहा है, इमरान खान को सिलेक्ट किया जा रहा है। सो वो उनके एक एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक अननेसेसरी उन्होंने बैटल लड़ रहे हैं। मेरी जाती राय के अंदर इमरान खान का जो वोट केपी में वो बड़ा जेन्युइन वोट है, और मौलाना फजलुर रहमान वो जो मजहब की सियासत करते रहते थे, वो दैट इज ही इज गुड इन क्राउड पुलिंग। वो सड़कों पे लोग लेके आ सकते हैं, उनके पास मदरसा के बहुत लोग हैं, वो मजहब कार्ड खेलेंगे। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान उस सब को ट्रांसलेट नहीं कर सकते इलेक्टोरल पावर में। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। और वो छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूंसी में तो अब इमरान खान उन सब इलाकों में चला गया जब कभी भी कोई इस तरह का मेन स्ट्रीम लीडर ना कभी पंजाब से गया था और ना कभी सिंध से गया था। So the challenge is for Maulana Fazlur Rahman. The challenge in shape of PDM is not with the PMLN. PMLN is a popular party. वो जब मर्जी पावर में आ सकती है, उनको तो बस आप थोड़ा फ्रीडम दे दो और वो हर चीज घसीट के ले जाएंगे अपने साथ। सो ये जो पीडीएम, ये जो लोग सड़कों पे आ जाना है, ये मैंने आज से 2 साल पहले भी कहा था, जब मौलाना फजलुर रहमान आए थे, मैंने कहा था ये फिर आएंगे, और जब अगला धरना करेंगे उसके बाद ये फिर आएंगे। उसकी वजह यह है कि ये लॉस्ट टच जो था ना अवाम के साथ, वो उनका कम हो गया, बिकॉज ही इज बिन पावर फॉर हिज एंटायर लाइफ। पूरी जिंदगी पावर में रहे, उन्होंने कभी ऑपोजिशन देखी नहीं है। सो वो राब्ता मुनकता हुआ है, वो दोबारा वो करेंगे। सो ये जो 10 लाख लोग या 8 लाख लोग आ जाते हैं, ये बेसिकली फ्रस्ट्रेशन है अगेंस्ट इमरान खान, क्योंकि इमरान खान फॉर वन रीजन और दी अदर, समवन लाइक और नॉट, ही हैज मेड इनरोड्स इन दिस पश्तून नेशनलिस्ट बेल्ट जो थी, उसमें उन्होंने इनरोड्स बना लिए हुए हैं, और जो कि मौलाना फजलुर रहमान और मौलवियों सबको परेशान करता है। और एक आखिरी पॉइंट इसमें ऐड करता जाऊं, और मौलवी परेशान है कि हमसे ज्यादा मजहब तो इमरान खान बेचते हैं, हमने क्या बेचना है। इसराइल के साथ जब ताल्लुकात की बात थी तो उन्होंने वो कहते रहे नहीं ये यहूदी एजेंडा है, उन्होंने कहा, इमरान खान ने कहा मैं मर जाऊंगा, मैं इसराइल से ताल्लुकात नहीं बनाऊंगा, मैं ये कर दूंगा। अब मौलवी कहते हैं हम किस चीज पर सियासत करें, जो कार्ड हमारे थे ये कार्ड तो ये खेल रहा है, तो सारी चीजें तो वो ले गए, तो हम क्या करें। तो ये जो एक उसने नैरेटिव बनाया इमरान खान, दैट इज वाई वन ऑफ द रीजन वो जो मजहब को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो जो उनकी कोर वैल्यू है, वो जो मजहबी एलिमेंट्स की, उनको भी हिट कर रहे होते हैं, ताकि वो बेस मेरे से छिन ना जाए जो माजी में केपी में और जो बाकी जगहों पे मौलवियों ने ली रखी। जी, मेरा आखिरी सवाल चीमा साहब आपसे, लास्ट क्वेश्चन। वो गाना है ना पुराना पंजाबी कि टूट गई तड़क करके, सुना भी होगा आपने। अब चीमा साहब एक बात बताइए, चक्कर क्या है? लोग कहते हैं कि ठीक है, नाउ दे आर सिविल टू ईच अदर, मैं जनरल बाजवा और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात कर रहा हूं, पर लोग कहते हैं कि डोर टूट गई है और उसमें गांठ नजर आ रही है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इमरान खान की सरकार पूरा अपना 5 साल का टर्म कंप्लीट करेगी। कुछ पाकिस्तानी जो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि नहीं, जो डीप स्टेट है वो जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, अब उनको पोजीशन कर रही है। सच्चाई क्या है? मतलब इमरान खान देखिए, पीटीआई तो रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि पीटीआई चली जाएगी, पर पीटीआई का जो फेस है, जो प्राइम मिनिस्टर है, क्या प्राइम मिनिस्टर आपको लग रहा है बदलेगा, इमरान खान रहेगा, या फिर ये जो रिलेशनशिप जो अब टूट गई है, क्योंकि आर्मी चीफ को उसने एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया ना, अमेरिका को बोलने के बाद उसने खुद के आर्मी चीफ को एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया, तो अब आपको क्या लगता है, ये घिसट घिसट के चलेगी 5 साल, हेल्दी चलेगी, टूट जाएगी? व्हाट्स योर एनालिसिस? देखिए, मेरे से पहली बात तो यह है कि देयर इज नो पीटीआई विदाउट इमरान खान, पीटीआई ही इमरान खान है। आज इमरान खान कहे मैंने सियासत नहीं करनी, तो कोई भी पीटीआई को वोट नहीं देगा। दिस इज अ रियलिटी, यहाँ पे पर्सनैलिटी को वोट पड़ता है, एक बात। दूसरा, ये जो कुरैशी साहब को कुरैशी साहब जस्ट कैन नॉट रिप्लेस इमरान खान, जो भी हो जाए। ये बड़ी गलत फहमी है, ये लोगों को लॉलीपॉप शायद दिए जाते होंगे, ये होगा कि मैं कुरैशी साहब आ जाएंगे। कुरैशी साहब के वो कहते हैं, हमारे यहाँ पे मुहावरा चलता है, उन्होंने कहा जी हमारे 2-3 सियासतदान हैं जिन्होंने शेरवानियां सिलवा के रखी हुई हैं, हो सकता है साड़ी वारी भी आ जाए। दैट इज नॉट अ पॉइंट। वो जो शेरवानियां वो ऐसे की वैसी पड़ी रहेंगी, वो ऐसा नहीं होगा। जो जनरल बाजवा की और इमरान खान की बात है, मैं नहीं इसको समझता। देखिए, जनरल बाजवा वाज वन ऑफ दोज जनरल्स हु ऑलवेज सपोर्टेड डेमोक्रेसी। उन्होंने कहा जी, और कहा जाता है कि नवाज शरीफ ने इस चीज को लाइक किया था, एंड अबाउट हिज क्रेडेंशियल्स के जी जनरल बाजवा डेमोक्रेसी को, इन सारे अपरेटस को सपोर्ट करता है। द ओनली प्रॉब्लम इज, वो कहते हैं कि वी आर हियर टू असिस्ट द डेमोक्रेटिक सेटअप, अगर आप हमसे मदद लेंगे तो हम आपकी हेल्प करेंगे। सो इमरान खान हैज बीन टेकिंग असिस्टेंस। मुझे याद है जनरल बाजवा ने एक सेनेट में खिताब किया था, उन्होंने कहा था यार आप हमें बुलाएं, हमसे पूछें, हमसे एंगेज करें, हमारे साथ डायलॉग करें। द प्रॉब्लम इज कि पार्लियामेंट के पास क्या प्रॉपर कैपेसिटी है कि वो इस तरह के इश्यूज के साथ एंगेज करेगी, दैट इज अ क्वेश्चन।
सो बाजवा एंड इमरान खान, देयर इज नो रिफ्ट, मुझे नहीं लगता, मैं नहीं समझता रिफ्ट है। देखिए छोटी मोटी डिसीजन मेकिंग में हमेशा कोई ना कोई डिसएग्रीमेंट तो रहेगा, वो कुछ और कहते होंगे, वो कुछ और कहते होंगे। उन्होंने जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट डाल दी वो 20 नवंबर डाल दी, उन्होंने जो डेट दे दी वो पहले की दे दी कि जी हमने अपॉइंट कर दिया है। So there may be something which obviously which has raised the eyebrows of so many people, but in reality बाजवा साहब ने इमरान खान साहब को बहुत असिस्ट किया इन रनिंग द सेटअप इन टर्म्स ऑफ इंटरनल स्टेबिलिटी भी एंड एक्सटर्नल स्टेबिलिटी भी। इसमें एक इंस्टीट्यूशन इमरान खान की मदद कर रहा था, इट वाज नॉट अ बाजवा इमरान खान, बिकॉज मिलिट्री ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हैज अंडरस्टूड कि भाई ये जो डेमोक्रेसी चलेगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। जब वो खुद जाके बिजनेसमैन को मिलते हैं, लोगों को कॉन्फिडेंस देते हैं, सो ही हैज बीन असिस्टिंग इमरान खान, नॉट के जी वो इमरान खान उनके लिए इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं आज कल नवाज शरीफ आ जाए, कल पीपल्स पार्टी आ जाए, कल कोई और आ जाए, दिस इज आवर जॉब, वी हैव टू डू। मेरी जाती राय में डिसीजंस में छोटी मोटी ऊपर नीचे हो जाती है। इमरान खान एक और इमरान खान इलेक्टेड बंदा है, जनरल बाजवा तो इलेक्टेड नहीं है, जनरल बाजवा तो सर्विस करके ऊपर आया है ना। सो इलेक्टेड बंदे की अपनी चॉइसेस होती हैं ऊपर नीचे, और बाजवा इज सपोर्ट टू फॉलो दैट बिकॉज ही इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड ही वर्क्स फॉर द प्राइम मिनिस्टर एंड फॉर द, लेकिन इन रियलिटी कोई लंबा चौड़ा तफरीक नहीं, और एक साल रह गया जनरल बाजवा का, उन्होंने भी चले जाना है, और उसके एक साल बाद इमरान खान साहब ने चले जाना। क्या बात है चीमा साहब, आपने बड़े प्यार से समझाया है ये बात। आई डोंट नो कि ये इतना सिंपल है कि नहीं पाकिस्तान में, क्योंकि मैं भी बड़ी गहरी नजर रखता हूं पाकिस्तान में कि वो सर्विस करके ऊपर आए, वो सब ठीक है, लेकिन पाकिस्तान का एक माजी तो रहा है ना, ये तो आप डिनाई नहीं कर सकते, एक माजी रहा है मिलिट्री इंटरवेंशन का आज की तारीख में भी। एंड ये सवाल नहीं है क्योंकि आखिरी सवाल मैं पूछ चुका हूं, बस आपका छोटा सा कमेंट चाहिए कि अभी भी चीमा साहब जो फॉरेन पॉलिसी आपकी अफगानिस्तान को लेके, जो फॉरेन पॉलिसी आपको इंडिया को लेके, अमेरिका को लेके, चाइना को लेके, अभी भी वो आपकी इट्स कंट्रोल्ड फ्रॉम नॉट फ्रॉम इस्लामाबाद बट फ्रॉम रावलपिंडी। क्योंकि अब अच्छा गए तो जनरल फैज गए ना काबुल, पहले कुरैशी साहब तो बाद में गए, पहले तो जनरल फैज गए। अब वो पूछ के गए नहीं पूछ के, दैट्स नॉट ऑफ आवर बिजनेस सर, वो फौज का अंदर का मामला है, वो जैसा जिसको चाहे, लेकिन गए तो वही थे। सो लोगों का यह मानना है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो कुछ कंट्रीज को लेके फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की वो रन करती है। ऑब्वियसली ऑन द फेस ऑफ इट खान साहब चलाते हैं, देयर इज नो डाउट ऑन द फेस ऑफ इट, बट द पावर बिहाइंड द फॉरेन पॉलिसी रिगार्डिंग 4 कंट्रीज, अफगानिस्तान, इंडिया, चाइना, यूएसए, ये फौज चलाती है और फौज डायरेक्शन देती है कि यहां की फॉरेन पॉलिसी कैसे चलनी है। इट ब्रूक्स नो इंटरफियरेंस। इस पे अपना 30 सेकंड्स का कमेंट दीजिए, मैं शो क्लोज करने लगा चीमा साहब। देखिए ये बड़ा सवाल है, मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए होगा, लेकिन मैं आपको मेरे साहब एक बात बताऊं। देखें एक सिंपल सी बात है, डीजीआई से अफगानिस्तान गए, ये हो ही नहीं सकता वो इमरान खान को बता के ना गए हों, दिस इज नॉट पॉसिबल। एक जो भी है वो गए, वो एक डिसीजन था, वो इमरान खान को बता के गए, ऐसे हो ही नहीं सकता। एक बात नहीं चीमा साहब, सॉरी माफी चाहता हूं मैं, इमरान खान साहब को बताकर गए नहीं गए, र्यूमर ये था पाकिस्तान में कि वो अपने आर्मी चीफ को बताकर नहीं गए। मैं ये बात इमरान खान को जरूर बताकर गए होंगे। नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ये वो सवाल ही पैदा है। बट लेट्स से जो आपकी बात कर रहे हैं, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, आपने जो फॉरेन पॉलिसी बताई, मैं इंटरनल भी बता सकता हूं, जिनमें देखें वो मिडिल ईस्ट में इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट है, फिर इंडिया इंपॉर्टेंट है। देखिए इंडिया के लिए एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है फौज की, फिर अफगानिस्तान के साथ एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है कि किस तरह माजी में रहा, फिर न्यूक्लियर इश्यूज हैं, फिर अब मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, आप कहेंगे अब कराची में 2008 से लेकर 2013 तक पाकिस्तान में इतना बंदा मरा बिकॉज ऑफ द इनकैपेसिटी, बिकॉज ये सब पॉलिटिकल पार्टीज की कराची में लड़ाइयां होती थी। द मिलिट्री हैड टू इंटरवीन इन शेप ऑफ रेंजर्स टू ब्रिंग काम इन कराची। अगर वो ना करे तो ये सियासतदान तो लड़ा रहे थे। सो द पॉइंट इज कि मिलिट्री इज देयर जहां पे नेशनल स्टेबिलिटी, इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करनी है। लेकिन ऑब्वियसली अफगानिस्तान हो, इंडिया हो, न्यूक्लियर हो, चाइना हो, यूएस हो, द मिलिट्री हैज एन इनपुट। सीपैक को कौन रन कर रहा है? जो 2 सिक्योरिटी डिवीजन रेस की हुई, आई थिंक वो दैट इज द मिलिट्री की जॉब है कि वो दे आर द गारंटर के मुल्क के अंदर। जैसे बड़े जैसे सियासतदान क्या करते हैं, वो कहते हैं जी हम फलां रोड बंद कर देंगे, कराची बंद कर देंगे, ये कर देंगे। तो मिलिट्री रिक्वेस्ट देम अलोंग विद द सपोर्ट ऑफ द सिविलियंस कि भाई ये रोड ना बंद करो, कारोबार बंद हो जाएगा, तो आपकी रिक्वेस्ट करते हैं। सो दे लिसन द मिलिट्री। तो दिस इज समथिंग, मेरा ख्याल है
कि वो एक हमारा क्योंकि हिस्ट्री रही है। एंड देन इमरान खान साहब का एक पॉइंट सुन लें, इमरान खान डज नॉट लाइक टू एंगेज विद द ऑपोजिशन। इज दिस अ फॉल्ट ऑफ अ मिलिट्री? ये फौज का कसूर है कि वो अभी गिलगित बल्तिस्तान पे कुछ महीने एक बात होनी थी, तो उन्होंने क्या किया, वो उस मीटिंग में नहीं जाते। अभी नंदन के मसले में फॉरगेट एवरीथिंग, अभी नंदन जब उसका जहाज गिरा तो उस मीटिंग के अंदर इमरान खान मौजूद ही नहीं था। सारी शाह महमूद कुरैशी थे, आर्मी चीफ थे, जनरल डीजी आए थे और सारे ऑपोजिशन के। वहां पे इमरान खान क्यों नहीं? इमरान खान डील ही नहीं करता, वो छोड़ देता, वो कहता ये मेरा मसला ही नहीं है, ये आप लोग जाने। सो द पॉइंट इज कि ये दे हैव द वैक्यूम इज फिल्ड। देखें, वन लास्ट पॉइंट मेरे साथ, द पार्लियामेंट, द पॉलिटिकल क्लास, उन्होंने एक स्पेस छोड़ी हुई है एंड दे हैव टू गेट बैक स्पेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कॉन्शियसली, अगर वो चाहते हैं। और स्लोली स्लोली टू गेट बैक देयर लॉस्ट सिविलियन स्पेस, अगर वो चाहेंगे, वो कैपेसिटी बिल्ड करने पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, आगे होना पड़ेगा। फिर मिडिल ईस्ट के साथ भी ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे, अमेरिका के साथ भी, चाहे वही डाइवर्सिफिकेशन। और उसके लिए एक नेशनल अप्रोच चाहिए, ये नहीं कि एक जमात कुछ और सोचे, दूसरी और सोचे, तीसरी और सोचे। और पाकिस्तान में कभी ऐसे तो हुआ नहीं है कि एक सियासी जमात ने 5 साल कंप्लीट किए हो, उसको फिर 5 मिल जाए। इंडिया को तो ये लग्जरी है। सो हमारे वहां पे जो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है, दैट बेसिकली क्रिएट्स अ चैलेंज फॉर द एंटायर एंड आल्सो फॉर द मिलिट्री। चीमा साहब, मैं प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करता हूं, लेकिन एक बात तो कह दूं सर कि जितना मैं आपसे डिसएग्री ज़रूर करता हूं, लेकिन जिस तरीके से आप पाकिस्तान का मौजू सामने रखते हैं, दैट इज़ वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। मतलब मुझे मुझे लगता है थोड़ा सा खान साहब को सुननी चाहिए आपकी बात। सुनते तो खैर अपने खुद अपने अपने वजीरों की नहीं सुनते, आपकी क्या सुनेंगे, लेकिन ही शुड लिसन। थैंक यू वेरी मच चीमा साहब फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और दोस्तों, हम यहाँ पे चीमा साहब के साथ थे, काफ़ी डिस्कशन हुए। अगले हफ्ते हम फिर चीमा साहब से रिक्वेस्ट करेंगे इनका टाइम लेके कि आएँ हमारे साथ, एक नया प्रोग्राम रिकॉर्ड करें आप लोगों के लिए और हमारे सारे दर्शकों को पूरी दुनिया में जो लोग दिवाली मनाते हैं, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।